हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज नंबर 9 के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी गाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिकली आरबीआई से रिलेटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये फाइनेंशियल कंपनीज यहाँ पे चार दी गई, इनमें से किन किन को रेगुलेट नहीं किया जाता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज या फिर वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज या चिट फंड कंपनीज होती हैं, इन सब में से। तो वैसे देखा जाए तो ये चारों जो है बेसिकली एनबीएफसीज हैं, बट जो आरबीआई का एक्ट है उससे इनको एग्जेम्प्ट किया जाता है। यहाँ पे कई सारी कंडीशंस होती हैं। और जैसे मर्चेंट कंपनीज या फिर मर्चेंट बैंकर जो होते हैं, या फिर वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर वगैरह जो होते हैं, इन सबको सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और जैसे इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उन सबको IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वहीं पे अगर हम चिट फंड कंपनीज की बात करें तो उनको जैसे उनका जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा उनको रेगुलेट किया जाता है। और जो निधि कंपनीज जो होती हैं उन सबको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे कोई सी भी कंपनी नहीं है जिसको कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और यहाँ पे पूछा भी यही है कि किन किन कंपनी को रेगुलेट नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे चारों सही हो जाएंगी। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली डाइवर्सिटीज से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल डाइवर्सिटीज जैसे अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी, इनके बारे में यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो जैसे कि अल्फा डाइवर्सिटी जो होती है, किसी भी इकोसिस्टम में जो नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए जिस डाइवर्सिटी का यूज़ किया जाता है उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर हम बीटा डाइवर्सिटी की बात करें तो किसी भी इकोसिस्टम में बीटा डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स होते हैं उन सब का डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि माउंटेनस एरिया जो है उसका कोस्टल एरिया के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। तो इस टाइप की जो डाइवर्सिटी होती है उसको बोला जाता है बीटा डाइवर्सिटी। और वहीं पर अगर हम गामा डाइवर्सिटी की बात करें तो उसका मतलब होता है किसी भी एक रीजन में जो टोटल डाइवर्सिटी पाई जाती है तो उसको गामा डाइवर्सिटी या फिर ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। जो बेसिकली अल्फा डाइवर्सिटी जो होती है उसके कई सारे इकोसिस्टम्स का टोटल अगर किया जाए तो उसको हम गामा डाइवर्सिटी के नाम से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट में यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो अल्फा डाइवर्सिटी है वो बेसिकली किसी इकोसिस्टम की वो डाइवर्सिटी है जो जिसमें कि नंबर ऑफ स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला गया कि जो बीटा डाइवर्सिटी है वो बेसिकली ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी है, जिसका मतलब होता है किसी एक रीजन की टोटल डाइवर्सिटी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये है गामा डाइवर्सिटी की। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, थर्ड स्टेटमेंट में बेसिकली बोला गया गामा डाइवर्सिटी है जिसमें बेसिकली डिफरेंट इकोसिस्टम्स जो होते हैं एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स में उन सब का कंपैरिजन इन्वॉल्व होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली बीटा डाइवर्सिटी की डेफिनेशन है। तो अगर मान लो इनको इंटरचेंज कर दिया जाए सेकंड और थर्ड को, हाफ हाफ स्टेटमेंट को, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, अदरवाइज ये दोनों गलत हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, फर्स्ट ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली ICCPR मतलब इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो कि एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसको UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 1966 में। 1966 में 16 दिसंबर को इसको अडॉप्ट किया गया था। और 1976 में 1976 में 23 दिसंबर को ये लागू हो गई थी। इसकी पार्टी की अगर हम बात करें तो इंडिया भी इसकी एक पार्टी है। और यहाँ पे कई सारे राइट्स की बात की जाती है, मतलब कि जैसे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो इंडिविजुअल्स के होते हैं, मतलब कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स और राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल। तो इस टाइप के जो भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, उन सबको रेस्पेक्ट करने की बात यहाँ पे इसके अंदर की जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इनमें से कौन सा राइट जो है वो ICCPR के अंडर कवर नहीं होता है, तो वो बेसिकली सी है, राइट टू लिवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इसके अंदर कवर नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली फोल्ड माउंटेन से रिलेटेड है, उसके बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो फोल्ड माउंटेन्स में एक्चुअली होता क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट है वो एक दूसरे के साथ में टकराती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो माउंटेन बनता है उसको फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है, और ये जो पीक होता है इसको कॉनिकल पीक बोलते हैं। कुछ जो फोल्ड माउंटेन्स होता है उनका कॉनिकल पीक काफ़ी हाई होता है, जैसे हिमालयन माउंटेन या फिर एल्प माउंटेन जो कि यंग फोल्ड माउंटेन है, उनका जो एलिवेशन और जो कॉनिकल पीक है काफ़ी हाई होता है। बट कुछ जो फोल्ड माउंटेन है जो काफ़ी पुराने हैं, जैसे कि रसिया का उराल माउंटेन या फिर नॉर्थ अमेरिका का अपेलेचिन माउंटेन जो है, उनका जो एलिवेशन और जो कॉनिकल पीक होता है वो काफ़ी लो होता है अगर हम उसको हिमालयन माउंटेन और एल्प माउंटेन से कंपेयर करें तो। मतलब कि यहाँ पे जो कॉनिकल पीक होता है वो वेरी करता रहता है। और यहाँ पे अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखें तो पहले स्टेटमेंट में बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि जो फोल्ड माउंटेन्स हैं दे आर लीस्ट लाइकली टू हैव कॉनिकल पीक। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ जो फोल्ड माउंटेन्स हैं उनका जो कॉनिकल पीक है काफ़ी हाई होता है, कुछ का काफ़ी कम होता है। अब सेकंड में यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि जो फोल्ड माउंटेन्स हैं जब कोई भी बड़ा एरिया टूटता है या फिर वर्टिकली वो डिस्प्लेस होता है तब जाके ही फोल्ड माउंटेन बनते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दो या दो से ज़्यादा अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे के साथ टकराती है तब जाके फोल्ड माउंटेन बनते हैं, और जब कोई लार्ज एरिया टूटता है या फिर वर्टिकली डिस्प्लेस होता है तो बेसिकली जो ब्लॉक माउंटेन है वो बनते हैं, ना कि फोल्ड माउंटेन। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ब्लू स्काई रिसर्च से रिलेटेड, जो कि अगस्त 2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो इसके बारे में यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ब्लू स्काई रिसर्च या फिर जिसको ब्लू स्काई साइंस के नाम से भी जाना जाता है, ये वो साइंटिफिक रिसर्च हैं जो बिना किसी क्लियर गोल के की जाती है। मतलब कि अगर सिंपल टर्म हम देखें तो मेनली जो भी साइंस रिलेटेड ये रिसर्च होंगी ये क्यूरियोसिटी ड्रिवन होंगी। मतलब कि जैसे नॉर्मली सिचुएशन में क्या होता है कि पहले कोई एजेंडा फिक्स किया जाता है, फिर वहाँ पे रिसर्च को ड्राइव किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ब्लू स्काई रिसर्च होंगी ये वो रिसर्च है जिनमें की क्यूरियोसिटी के बेसिस पे रिसर्च की जाएगी, ना कि किसी मतलब पहले से एजेंडा फिक्स करके उस तरीके से रिसर्च इन सब में नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, साइंटिफिक रिसर्च विदाउट ए क्लियर गोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली यहाँ पे ध्रुपद के बारे में पूछा गया है, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक जॉनर है। उसके बारे में यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो ध्रुपद और उसके अलावा एक ख्याल, जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में जो क्लासिकल म्यूजिक अभी भी चलता है उसकी दो मेन फॉर्म है। और यहाँ पे जो ध्रुपद होता है उसके अलाप की अगर हम बात करें तो उसका जो अलाप का एलोबरेशन जो होता है वो बेसिकली जो मेट्रिक फेज के सिलेबल्स होते हैं उन सबको यूज करके किया जाता है। मतलब कि स्टार्टिंग में इसका जो अलाप होता है वो काफ़ी मतलब स्लो होता है, और फिर जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती हैं इसका टेम्पो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है। और जो अबुल फजल थे जो कि एम्परर अकबर के कोर्ट में थे, उनके द्वारा बेसिकली जो ध्रुपद के वर्सेज हैं उनको एन ए अकबरी में डिफाइन किया गया है एज ए 4 राइमिंग लाइन्स। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट पे आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि जो ध्रुपद है वो बेसिकली जो ख्याल फॉर्म है क्लासिकल सिंगिंग का उसका एक सबसेट है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ध्रुपद और ख्याल है वो बेसिकली दो फॉर्म है क्लासिकल सिंगिंग की, एक दूसरे का कोई सबसेट यहाँ पे नहीं है। अब सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ध्रुपद है वो उसकी मेंशंस एन ए अकबरी में की गई। तो ये भी सही है, क्योंकि 4 राइमिंग लाइंस के रूप में एन ए अकबरी में ध्रुपद वर्सेस की मेंशन की गई है अबुल फजल के द्वारा। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया कि जो ध्रुपद के आलाप होते हैं वो स्लो होते हैं, और फिर टाइम के साथ साथ उनका टेम्पो जो है स्टेजेस में इंक्रीज होता रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो पहला गलत है, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट, और करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एक टर्म के बारे में पूछा गया, अमला टर्म, जो कि ब्रिटिश राज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती थी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, किस चीज़ को इसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो जब ब्रिटिश राज में रेंट कलेक्शन किया जाता था तो एक ऑफिसर होता था जमींदार का, ठीक है, उसको बेसिकली अमला के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली यहाँ पे रिजर्व मनी से रिलेटेड है, उसके बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी बैंक है, उस बैंक में जो लोगों के द्वारा पैसा रखा जाता है, मान लो इतना अमाउंट का वहाँ पे पैसा रखा गया, तो इसमें से कुछ अमाउंट जो है ये बैंक के द्वारा उसके वॉल्ट कैश में रख ली जाती है, और बाकी जो अमाउंट होती है इसको वो इन्वेस्ट करते हैं लोन वगैरह दे के, बाकी सब कामों में इतनी मनी को उनके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है।
और इस मनी का यूज़ तब किया जाता है जैसे मान लो जो उनके अकाउंट होल्डर हैं, अगर मान लो उनको कैश की रिक्वायरमेंट है तो ऐसी सिचुएशन में उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए इस मनी का यूज़ किया जाता है, जो बेसिकली एक तो वॉल्ट कैश में रखी जाती है, उसके साथ साथ जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं उन सब का आरबीआई के साथ में डिपॉजिट भी होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो पहले स्टेटमेंट में बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि जो बैंक है उनके द्वारा जो रिजर्व मनी है बेसिकली अकाउंट होल्डर्स को जब कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए यूज़ की जाती है। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे ये बोला गया है कि जो रिजर्व मनी है वो बेसिकली बैंक के वॉल्ट कैश में तो होती है, उसके साथ साथ जो कमर्शियल बैंक हैं उन सब का आरबीआई के साथ में डिपॉजिट भी होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में पाए जाते हैं। उसके बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब का नाम फंडामेंटल राइट इस वजह से रखा गया है क्योंकि इनको पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया की, उसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके द्वारा ही इसको गारंटी की जाती है। अब ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है इसके द्वारा उसको गारंटी नहीं की जाती, ये इसका जो गारंटी और प्रोटेक्शन जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला गया जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो काफ़ी ज़्यादा उनका एलोबरेटेड वर्जन यूज किया गया बाकी अदर कंट्रीज के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब से अगर हम कंपेयर करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड यहाँ पे सही है, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का, जिसमें बेसिकली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वेस्टर्न घाट और नीलगिरी हिल्स की जो रेंजेस हैं उन सब में यहाँ पे 4 नेशनल पार्क्स के नाम दिए गए। इनमें से पूछा गया है कौन कौन से नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के पार्ट हैं। नीलगिरी का जो सब क्लस्टर है जो कि वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है उसको बेसिकली 2012 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। इसमें कई सारे नेशनल पार्क जैसे अरालम का नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, उसके अलावा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे बेसिकली जो नागरहोल नेशनल पार्क है ये भी नीलगिरी का पार्ट है, बांदीपुर भी नीलगिरी का है और मुदुमलाई भी नीलगिरी का है। बट जो एराविकुलम नेशनल पार्क है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट गलत है, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज 9 से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.